नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको लेके चलूँगा विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ न कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सकती है। चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, यूपीपीएससी के लिए, अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, उन सभी के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा अवसर है आपके पास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, तो प्रयास कीजिए कि आप खुद भी जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जुड़ें, ताकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने लग जाते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, वो सिर्फ आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिल सकता है दोस्तों। ऐसे प्रश्न जो कि आपकी तैयारी को मजबूत कर सकता है, इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले कॉपी पेन लेके बैठें ताकि आप ये जान सकें कितने सही प्रश्नों के आप उत्तर दे पाते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और अन्य सब्जेक्ट पर भी, अन्य विषयों पर भी अध्ययन किया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आज देखेंगे विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो आज का पहला प्रश्न है कि जलवंत पर्वत किस देश में स्थित है। प्रश्न क्या है कि जलवंत पर्वत किस देश में स्थित है। आपके विकल्प क्या हैं? चीन, कंबोडिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला। ठीक है दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि जलवंत पर्वत किस देश में स्थित है। चीन, कंबोडिया, अर्जेंटीना या फिर वेनेजुएला में। तो पहले दोस्तों, अगर हम जलवंत पर्वत की बात करें तो ये शिनजियांग प्रांत में तुर्फान बेसिन में स्थित है। कहाँ स्थित है जलवंत पर्वत? तो जलवंत पर्वत जो है ये स्थित है प्यारे दोस्तों तुर्फान बेसिन में। कहाँ स्थित है? तुर्फान बेसिन में स्थित है। याद रखिएगा, ये कहाँ स्थित है? तुर्फान बेसिन में स्थित है। और तुर्फान बेसिन कहाँ है? तो ये चीन में है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी लाल चट्टानों के कारण रोशनी के आग जैसी दिखाई देती है। तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? चीन, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, जलवंत पर्वत कहाँ है? तो जलवंत पर्वत चीन में स्थित है और चीन के तुर्फान बेसिन में स्थित है और ये लाल रंग की है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला और उनकी चोटियाँ सही ढंग से सुमेलित नहीं हैं। आपको बताना है कि ये जो विकल्प दिया गया है, कौन सा विकल्प है जो अपने में चोटी और सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, पर्वत श्रृंखला दिया गया है, उनकी चोटियों का रूप दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। पहला क्या है? यूराल पर्वत, माउंट नरोदनाया। बी विकल्प है ट्रेकेंसबर्ग पर्वत, माउंट लेसोथो। सी विकल्प है अपलाचियन पर्वत, माउंट विटनी। और डी विकल्प है आल्पस यानी माउंट ब्लैक। ठीक है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए कि कौन सा विकल्प है जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों, जो विकल्प सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। तो अगर हम यूराल पर्वत की बात करें दोस्तों, तो यूराल पर्वत माउंट नरोदनाया में है, बिल्कुल सही है। अल्पनाचियन पर्वत, ये भी सही है। आल्पस की बात करें तो माउंट ब्लैंक या माउंट ब्लॉक भी कहते हैं इसको, सही है। लेकिन बर्फ पर्वत की बात करें तो यही गलत है दोस्तों, यही सुमेलित नहीं है, यही हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक मिनट दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये ऑप्शन आपका ये नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखते हैं, यूराल पर्वत की बात करते हैं तो यूराल पर्वत ये सही है। रेगिसबर्ग पर्वत माउंट लेसोथो में स्थित, बिल्कुल सही है। पर अपलाचियन पर्वत की बात करें दोस्तों तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों। कि अपलाचियन पर्वत की बात करें तो ये सियरा नेवादा पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ना कि अपलाचियन पर्वत में। ठीक है, ये जो माउंट विटनी की बात करें तो दोस्तों, माउंट विटनी जो है ये सियरा नेवादा पर्वतमाला में स्थित है, न कि अपलाचियन पर्वत में। ठीक है, अपलाचियन पर्वत में माउंट विटनी स्थित नहीं है, इसलिए आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के क्या है? सही है। अगला प्रश्न क्या है? ग्रेट प्लेन्स निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका में या फिर उत्तरी अमेरिका में। तो ग्रेट प्लेन्स निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है?
एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो ग्रेट प्लेन्स की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के बीच भाग में स्थित है और ये एक विशाल मैदान है जो कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। तो ग्रेट प्लेन्स किस महाद्वीप पे स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है दोस्तों। ग्रेट प्लेन्स कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर बात करें ग्रेट प्लेन्स जो कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? इस प्लेन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि यह एक बड़ा गुंबद आकार का है, खड़ी किनारों वाला गंजा चट्टान है। दूसरा कह रहा है यह घुलनशील चट्टानों के विघटन से निर्मित स्थलाकृति है। सी कह रहा है कि यह एक मैदान है जहां आधारशिला काफ़ी उपसतह अपक्षय के अधीन रही है। चौथा विकल्प कह रहा है कि यह एक सपाट शीर्ष वाला खड़ी किनारों वाला ज्वालामुखी है जो मोटे ग्लेशियर या बर्फ़ की चादर से लावा के फटने से बनता है। तो एच प्लेन्स के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको इसका उत्तर देना है। तो अगर बात करें एच प्लेन्स की, तो एच प्लेन्स एक स्थलाकृति है जो लंबे समय तक रासायनिक अपक्षय से बनती है, जहां सतह के नीचे की चट्टानें धीरे धीरे घुलकर समतल मैदान जैसी बनावट पैदा करती हैं। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प सही होगा सी, यानी कि यह एक मैदान जहां आधारशिला काफ़ी उपसतह अपक्षय के अधीन रही है रासायनिक अपक्षय के कारण। दोस्तों यहाँ पे सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी विकल्प आपका सही है, बाकी का विकल्प गलत है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र अजरबैजान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र है जो अजरबैजान के साथ सीधा सीमा साझा नहीं करता है? रूस, जॉर्जिया, ईरान, तुर्की। कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो अजरबैजान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो अगर बात करें सीमा की, तो अजरबैजान की सीमाएं रूस से मिलती हैं, उसके बाद जॉर्जिया से मिलती हैं, आर्मेनिया से मिलती हैं, ईरान से मिलती हैं, पर तुर्की से नहीं मिलती है। दोस्तों याद रखिएगा, तीनों से मिलती है पर तुर्की से नहीं मिलती है। तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा? यही डी विकल्प जो है ये सीमा साझा नहीं करता है। जो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस में दोस्तों, अजरबैजान जो सीमा है वो रूस, जॉर्जिया और ईरान से मिलती है और साथ ही साथ एक और है आर्मेनिया, याद रखिएगा, उससे सीमा बनाता है पर तुर्की से इसकी सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है कि ताइवान जलमध्य एक नौगम्य जलमार्ग है जो ताइवान और किस अन्य राष्ट्र को अलग करता है? विकल्प क्या है? जापान, फिलीपींस, चीन और इंडोनेशिया। ताइवान जलमध्य जो है वो एक नौगम्य जलमार्ग है जो ताइवान और किस अन्य राष्ट्र को अलग करता है? विकल्प क्या है? जापान, फिलीपींस, चीन और इंडोनेशिया। तो अगर बात करें दोस्तों ताइवान जलमध्य की, तो यह ताइवान द्वीप को चीन के मध्य भूभाग से अलग करता है। किससे करता है? चीन के मध्य भूभाग से अलग करता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। दोस्तों वो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? डेन्यूब डेल्टा निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ठीक है दोस्तों, डेन्यूब डेल्टा निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ए विकल्प क्या कह रहा है? रोमानिया, बी विकल्प है जर्मनी, सी विकल्प है स्वीडन और डी विकल्प है रूस। डेन्यूब डेल्टा निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? रोमानिया का, जर्मनी का, स्वीडन का या फिर रूस का? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। प्ले लिस्ट में हर कुछ अवेलेबल है। तो डेन्यूब डेल्टा निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? रोमानिया, जर्मनी, स्वीडन, रूस। तो डेन्यूब नदी की बात करें तो ये यूरोप की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है और इसका डेल्टा मुख्य रूप से रोमानिया में स्थित है, जबकि एक छोटा भाग यूक्रेन में भी आता है। तो अगर बात करें डेन्यूब डेल्टा निम्नलिखित में किस देश का हिस्सा है, तो ये रोमानिया का। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न
तो मेरा दोस्तों प्रश्न क्या है कि मिसिसिपी नदी डेल्टा मिसिसिपी नदी और निम्नलिखित में से किस खाड़ी के संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों कि मिसिसिपी नदी डेल्टा मिसिसिपी नदी और निम्नलिखित में से किस खाड़ी के संगम पर स्थित है। पास में दोस्तों, मिसिसिपी नदी डेल्टा मिसिसिपी नदी और निम्नलिखित में से किस खाड़ी के संगम पर स्थित है। आपका विकल्प क्या है, अदन की खाड़ी, होर्मुज की खाड़ी, ओमान की खाड़ी या फिर मैक्सिको की खाड़ी। तो देखिए दोस्तों, मिसिसिपी नदी डेल्टा मिसिसिपी नदी और निम्नलिखित में से किस खाड़ी के संगम पर स्थित है। अदन की खाड़ी, होर्मुज की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो अगर मिसिसिपी नदी की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से बहकर मैक्सिको की खाड़ी में मिलती है, जहां इसका विशाल डेल्टा क्षेत्र बना हुआ है। बात समझ में आई दोस्तों, जो मिसिसिपी नदी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से बहकर मैक्सिको की खाड़ी में मिलती है, इसका विशाल डेल्टा क्षेत्र बना हुआ है। तो मैक्सिको की खाड़ी यानी आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि ग्रेट ओशन रोड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न समझ आ रहा है आपको कि ग्रेट ओशन रोड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि यह फ्रिंज फेस्टिवल के लिए मनाया जाता है, या कह लीजिए कि फ्रिंज फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। इसे मार्बल सिटी के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है, या यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ग्रेट ओशन रोड के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको उसके बारे में बताना है दोस्तों। तो ग्रेट ओशन रोड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रसिद्ध तटीय मार्ग है। इसे प्रथम विश्व युद्ध से लौटे सैनिकों ने अपने शहीद साथियों की स्मृति में बनाया था, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसलिए जाना जाता है, यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है ग्रेट ओशन रोड। बात समझ में आ रही है। ग्रेट ओशन रोड जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। क्यों युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो सैनिक लौटे थे उन्होंने अपने शहीद साथियों की स्मृति में इसको बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है। माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है। विकल्प क्या है, जापान, इंडोनेशिया, इटली और आइसलैंड। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है कि माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है, जापान, इंडोनेशिया, इटली या फिर आइसलैंड। तो माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है। तो माउंट वेसुवियस की बात करें दोस्तों तो ये इटली में नेपल्स की खाड़ी के पास स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या हो जाएगा, माउंट वेसुवियस क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये स्थित कहाँ है, तो ये इटली में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा कहाँ स्थित है, ये इटली में स्थित है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर बात करें ये है क्या, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये याद रखिएगा। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा दोस्तों। एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगर हम साथ में बात करें तो ये नेपल्स की खाड़ी में है। ठीक है, कहाँ है, नेपल्स की खाड़ी में। अगला प्रश्न क्या है, मध्यमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प क्या है, यह ओजोन परत से परे एक मध्यवर्ती परत है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान कम हो जाता है। ये जो परत है ये हवाई जहाज़ उड़ने के लिए आदर्श है। यह पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो मध्यमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका आपको उत्तर देना है दोस्तों। तो मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत होती है जो स्ट्रोस्फीयर के ऊपर थर्मोस्फीयर के नीचे है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम हो जाता है। यह लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक फैली है, लेकिन यहाँ हवा जो है बहुत पतली होती है। हवाई जहाज़ उड़ नहीं सकते। यही कारण है कि सी विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा दोस्तों। कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा, सी विकल्प। दोस्तों इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो वो है यह परत हवाई जहाज़ उड़ने के लिए आदर्श है, यही गलत हो जाएगा। और बाकी के विकल्प क्या है दोस्तों, आपके लिए सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी विकल्प। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, लेक मवेरू किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। दोस्तों लेक मवेरू किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो लेक मवेरू की बात करें तो लेक मवेरू जो है वो अफ्रीका
एवं कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा रहा है कि लोकमेविरू किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, ये पूछ रहा है। तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है दोस्तों। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? कौन से दो राष्ट्र हैं जो दिनारा पर्वत श्रृंखला के स्थान को साझा करते हैं दोस्तों? ठीक है, कौन से दो राष्ट्र ऐसे हैं जो दिनारा पर्वत श्रृंखला के स्थान को क्या करते हैं? साझा करते हैं। विकल्प क्या है? बेल्जियम और लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, पेरू और ब्राज़ील, क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेगोविना। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन से ऐसे दो राष्ट्र हैं जो दिनारा पर्वत श्रृंखला के स्थान को साझा करते हैं। विकल्प क्या है? बेल्जियम और लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, पेरू और ब्राज़ील, क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेगोविना। ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करें दो राष्ट्र की दोस्तों को, तो क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेगोविना जो है ये दिनारा पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है, मुख्य रूप से क्रोएशिया और हर्जेगोविना की सीमा के साथ फैली हुई है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेगोविना। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि ये स्थित कहाँ है, तो ये दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ है? दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कौन सी ऐसी झील है जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और तंजानिया की सीमा बनाती है? ठीक है दोस्तों, कौन सी ऐसी झील है जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और तंजानिया के बीच सीमा बनाती है? विकल्प क्या है? टीटीकाका झील। दोस्तों कौन सी ऐसी झील है जो कांगो गणराज्य और तंजानिया के बीच सीमा बनाती है? विकल्प क्या है? टीटीकाका झील, विक्टोरिया झील, तंगानिका झील और अल्बर्ट झील। तो तंगानिका झील जो है वो सबसे मीठे पानी की झीलों में से एक है और यह कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और तंजानिया, साथ ही बुरुंडी और जाम्बिया की सीमाओं पर भी स्थित है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? तो जो झील है वो कौन सी है? तो वो है तंगानिका झील। कौन सी दोस्तों? तंगानिका झील। ये झील ऐसी है जो कांगो गणतांत्रिक गणराज्य और तंजानिया के बीच सीमा बनाती है। सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ ये बुरुंडी और जाम्बिया के बीच भी सीमा बनाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? वर्षा का वह रूप क्या है जिसमें वर्षा का पानी ठंडी परतों से गुजरते हुए एक के ऊपर एक बर्फ़ की कई संकेंद्रित परतें बना देता है? ठीक है दोस्तों, वर्षा का ऐसा रूप बताना है जिसमें जो वर्षा का पानी है वो ठंडी परतों से गुजरता हुआ एक के ऊपर एक बर्फ़ की संकेंद्रित परतें बना देता है। ओले, धुंध, बर्फबारी, ओलावृष्टि। कौन सा सही उत्तर होगा दोस्तों? तो दोस्तों ओलावृष्टि जो है ये वर्षा की बूंदें ऊपर उठती ठंडी वायु धाराओं के कारण बार बार जमती और पिघलती हैं, जिससे बर्फ़ की संकेंद्रित परतों वाले ओले बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वर्षा का क्या नाम है? इस वर्षा का रूप है दोस्तों ओलावृष्टि। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ओलावृष्टि, याद रखिएगा, ओलावृष्टि। ठीक है, तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ओलावृष्टि है ये वर्षा के जो ठंडा पानी होती है परतों से गुजरता है और बर्फ़ की एक एक परतें बनाता रहता है। तो क्या हो जाएगा? ओलावृष्टि हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि बादलों से ढके दृश्यमान आकाश की मात्रा को मापने की इकाई क्या होती है? ठीक है दोस्तों, बादलों से ढके हुए दृश्यमान आकाश की मात्रा को मापने की इकाई क्या होती है? आपके विकल्प हैं हाइग्रोमीटर, डाप्सन यूनिट, ओक्टास और वेदर वेन। बहुत ही लाजवाब प्रश्न दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको thessuccess.point पे ही मिलते हैं। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और ऐसे ही प्रश्न को प्राप्त करते रहिए। तो बादलों से ढके दृश्यमान आकाश की मात्रा को मापने की जो इकाई होती है वो होती है ओक्टास। क्या होती है दोस्तों? ओक्टास होती है। कौन सी होती है? ओक्टास होती है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओक्टास का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि आकाश का कितना भाग बादलों से ढका हुआ है। बात सुनिए दोस्तों, इसमें जो पैमाना होता है वो 0 से 8 तक का पैमाना मापा जाता है।
सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ओक्टास का उपयोग आकाश का कितना भाग बादलों से ढका है ये मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फ्रंटल वर्षा होती है। विकल्प है मध्य अक्षांश क्षेत्र जो गर्म उष्णकटिबंधीय और ठंडी ध्रुवीय वायु द्रव्यमानों के अभिसरण का अनुभव करते हैं। स्थलीय और गर्म समशीतोष्ण क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी भागों में पर्वतीय क्षेत्र, महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में गर्मियों के मौसम के दौरान जब इन क्षेत्रों का तापमान तेज़ी से बढ़ता है। तो फ्रंटल वर्षा क्या होती है दोस्तों, वो आपको बताना है। किस क्षेत्र में फ्रंटल वर्षा होती है ये भी बताइएगा। आपके विकल्प के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है कि फ्रंटल वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो फ्रंटल वर्षा होती है ये मध्य अक्षांश क्षेत्र जो गर्म उष्णकटिबंधीय और ठंडे ध्रुवीय वायु द्रव्यमानों के अभिसरण का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, जो गर्म उष्णकटिबंधीय और ठंडे ध्रुवीय वायु द्रव्यमानों के अभिसरण का अनुभव करते हैं। विशेषकर मध्य अक्षांशों में जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ भागों में ऐसा होता है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा था। विकल्प क्या है, वास्को डी गामा, फर्डिनेंड मैगलन, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर वुडरो विल्सन। तो प्रशांत महासागर का नाम फर्डिनेंड मैगलन ने रखा था 1520 में दोस्तों। तो दोस्तों प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा, तो प्रशांत महासागर का नाम फर्डिनेंड मैगलन ने रखा दोस्तों। किसने रखा, फर्डिनेंड मैगलन ने रखा। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। और साथ ही साथ कब रखा था दोस्तों, ये भी याद रखिए, ये पुर्तगाली था। और कब रखा था, 1520 में, जब महासागर को पार करते समय इसके शांत जल के कारण इसे पैसिफिक नाम दिया था। किसका नाम दिया था, पैसिफिक नाम दिया था दोस्तों। और 1520 की बात है, ये कब की बात है दोस्तों, 1520 की बात है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, वह चट्टान क्या है जो मोटे तौर पर गोलाकार होती है और एक बड़े केंद्रीय लैगून को घेरती है। आपका कथन क्या है, एटोल, अवरोधक चट्टान, फ्रीजिंग रीफ। प्रश्न क्या है दोस्तों, वह चट्टान क्या है जो मोटे तौर पर गोलाकार होती है और एक बड़े केंद्रीय लैगून को घेरती है। एटोल, अवरोधक चट्टान, फ्रीजिंग रीफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कोड सही है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, वह चट्टान क्या है जो मोटे तौर पर गोलाकार होती है और एक बड़े केंद्रीय लैगून को घेरती है, तो वो एटोल है दोस्तों। क्या है, एटोल। एटोल वह प्रवाली चट्टान है जो मोटे तौर पर गोला या अंडाकार आकार की होती है और एक बड़े केंद्र को घेरती है। यह आमतौर पर डूबे हुए ज्वालामुखी द्वीपों के चारों ओर प्रवालों की वृद्धि से बनती है दोस्तों। ठीक है, तो केवल पहला सही है। तो ए विकल्प में दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि क्यूबा किस महासागर में स्थित है। भूमध्य सागर, एडियाटिक सागर, कैरेबियन सागर या फिर लेब्राडोर सागर। तो क्यूबा किस महासागर में स्थित है, तो क्यूबा जो है वो कैरेबियन सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, कैरेबियन सागर में स्थित है, जो उत्तर में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में कैरेबियन सागर के बीच स्थित है। क्या हो जाएगा, कैरेबियन सागर दोस्तों। तो क्यूबा किस सागर में स्थित है, क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट भी होगा और महत्वपूर्ण होगा। और अगर बात करें तो ये उत्तर में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में कैरेबियन सागर के बीच स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, इस्ला डे ला जुवेंटुड किस देश में स्थित है। बात समझिए दोस्तों, इस्ला डे ला जुवेंटुड किस देश में स्थित है। पुर्तगाल, मैक्सिको, क्यूबा, स्पेन। तो दोस्तों इस्ला डे ला जुवेंटुड जिसका अर्थ होता है युवा द्वीप, क्यूबा का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यह भी कैरेबियन सागर में स्थित है। तो यहाँ पे क्यूबा हो जाएगा दोस्तों। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शीतोष्ण पर्णपाती वायुओं के बारे में सही है। कथन क्या है कि इस वायु में वर्ष भर वर्षा होती है। पहला क्या है कि इस वायु में वर्ष भर वर्षा होती रहती है। दूसरा है बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, शहतूत व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। बस समझ में दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो पहले कथन की बात करें दोस्तों, तो इस वायु में वर्ष भर वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। बांस, साल,
शीशम, चंदन, खैर, कुसुम व्यवसाय महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल पहला सही है, तो यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जनसंख्या संरचना का एक महत्वपूर्ण संकेतक क्या है जो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या संरचना का एक महत्वपूर्ण संकेतक क्या है जो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या का घनत्व, आयु संरचना, लिंग अनुपात, शारीरिक घनत्व। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आयु संरचना, क्योंकि आयु संरचना किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित करती है, जैसे बच्चे आयु के लोग, कार्यशील आयु के लोग और बूढ़े व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, जिससे जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। तो उत्तर क्या होगा कि जनसंख्या संरचना का एक महत्वपूर्ण संकेतक क्या है, तो है आयु संरचना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा बी विकल्प सही हो जाएगा कि आयु संरचना बी पे दिया हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कौन से दो देश हैं जो नागी मिलिक पर्वत के स्थान को साझा करते हैं। विकल्प क्या है, हंगरी और ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया, हंगरी और क्रोएशिया। बात समझ में आई दोस्तों, कौन से दो देश हैं जो नागी मिलिक पर्वत के स्थान को साझा करते हैं। तो नागी मिलिक पर्वत कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और यह हंगरी और स्लोवाकिया की सीमा पर स्थित है। हंगरी और स्लोवाकिया, ठीक है दोस्तों, हंगरी और स्लोवाकिया, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नागी मिलिक पर्वत जो है जिस स्थान को साझा करता है वो है हंगरी और स्लोवाकिया। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि कौन से दो देश हैं जो नागी मिलिक पर्वत के स्थान को साझा करते हैं, वो है हंगरी और स्लोवाकिया। दोस्तों याद रखिएगा, हंगरी और स्लोवाकिया। बी विकल्प सही हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न क्या है कि वाग्लास्कोगुर वन किस देश में स्थित है। तो वाग्लास्कोगुर वन किस देश में स्थित है, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड या फिर फिनलैंड। तो वाग्लास्कोगुर की बात करें तो आइसलैंड में स्थित है और यह देश के सबसे बड़े और प्रसिद्ध प्राकृतिक वनों में से एक माना जाता है। यह अपनी घनी बर्च पेड़ों की वनस्पति और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। तो वाग्लास्कोगुर वन जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आइसलैंड में पाया जाता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।